हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 पॉलिटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और सभी क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये होती है 25 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों के लिए होती है 30 वर्ष, और वहीं बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए तो 35 वर्ष, और किसी ग्राम पंचायत के प्रधान या मुखिया के लिए तो 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो ये जो हैं राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो ये होता है दोस्तों 6 वर्ष, और अन्य सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, लोकसभा, इन सभी सदस्यों का जो है कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हो जाएगा, और ये जो है रूस से लिए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है। तो ये होता है दोस्तों प्रश्नकाल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा। तो दोस्तों उस समय प्रस्ताव गिर जाएगा और फिर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन के विधेयक में कब पारित होता है। तो ये होता है दोनों सदनों के टोटल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें क्यों आयोजित की जाती हैं। तो ये आयोजित की जाती हैं उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो अभी हमने बताया कि ये 108 आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबोधित कौन करता है। तो संबोधित करता है राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो अभी हमने बताया लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगर किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान कौन करेगा। तो ये करेगा संसद का संयुक्त सत्र, जो कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, और ये संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से संसद बनती है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, यस होते हैं, 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ इनकरेक्ट, इसलिए ये ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और अन्य 2 ऑप्शन देखते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो ये बात भी सही है। और राज्यसभा के कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा,
संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है? तो ये होता है 1/10, 1/10 भाग। अगला प्रश्न है हमारा, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन ले सकता है? तो ये ले सकती है संसद। निम्न विधेयकों में से किसका भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना बहुत ज़रूरी है? तो ये है संविधान संशोधन। जब तक दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित नहीं होगा तब तक संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, और ये संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। और ये जो प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से ली गई है। इसको भी आप लोग याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके संबंध में होती है? तो ये होती है साधारण विधेयक के संबंध में। जब कोई साधारण विधेयक पर कोई मतभेद होता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच, तब ये संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वर्ष में मिनिमम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों ये है मिनिमम 2 बार एक वर्ष में संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, यह किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। और वहीं इन्होंने आर्टिकल 2 को संविधान की आत्मा भी कहा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है संविधान के अतिक्रमण करने पर। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और ये जो है महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है, जो कि इस प्रक्रिया को अमेरिका द्वारा लिया गया है, यूएसए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अभी हमने बताया है यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो ये देना पड़ता है महाभियोग लगने पर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जो कि आर्टिकल 61 के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत पारित करने पर लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये कम से कम 14 दिन पहले लिखित प्रस्तुत किया जाए, तब जाकर महाभियोग लगाया जा सकता है। और आपको बता दें, राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों सदनों में से किसी में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगला प्रश्न है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो ये कम से कम सदन के टोटल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि की समाप्ति पूर्व पद से कैसे हटाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति की कार्य अवधि है उससे पहले हटाने की प्रक्रिया सिर्फ महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। और ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व कृत्यों की संवैधानिक क्या होंगे? तो ये होंगे, यह कृत्य विधिमान्य होंगे। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं
भारत के मुख्य न्यायाधीश। और अभी फ़िलहाल जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की मुख्य न्यायाधीश समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये करता है आर्टिकल 60 के तहत। और वही बात करें आर्टिकल 58, तो ये जो है लाभ के पद पर हो तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। जब कोई व्यक्ति लाभ के पद पर होता है तो वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है। और बात करें आर्टिकल 66 की, तो जब कोई व्यक्ति, आप इसको गूगल कर लीजिए, इसका हमें याद नहीं आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले निम्नलिखित में से किससे के पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? तो ये मिलता है 2 सप्ताह। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है? या फिर भारत के राष्ट्रपति का जो अवधि काल होता है वो कितने वर्ष होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। और एकमात्र यूएसए के राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनका 4 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। ये भी आप लोग याद रखें, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद कितना के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 56। और वहीं बात करें 54 अनुच्छेद की, तो राष्ट्रपति निर्वाचन से रिलेटेड है। और 57 जो है वो पुनर्निर्वाचन से रिलेटेड है। और 58 जो है लाभ के पद पर हो कोई व्यक्ति तो वो राष्ट्रपति निर्वाचन का उम्मीदवार नहीं हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सिंपल सी बात है, ये संसद द्वारा किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसके द्वारा शुरू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के किसी सदन द्वारा। तो आंसर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 वर्ष। और 30 वर्ष जो है वो राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की, और 25 वर्ष जो है लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की, और 21 जो है वो किसी भी ग्राम पंचायत के प्रधान या मुखिया की। और वहीं बात करें राज्यपाल की तो 35 होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रधानमंत्री का जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई गई है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल समकर्मणीय मत पद्धति। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को कहाँ निर्देशित किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्चतम न्यायालय में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की तुलना में इनमें से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो जो भारत के राष्ट्रपति का जो योगदान भारत के अंदर है वही ब्रिटेन के सम्राट का योगदान ब्रिटेन के अंदर है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होती है? तो ये होती है मंत्रिपरिषद में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसमें निहित होती हैं? तो ये होती हैं राष्ट्रपति में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो सुप्रीम कमांडर वो कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। और बात करें राष्ट्रपति के बाद जो होता है वो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, जो कि अभी राजनाथ सिंह हैं, और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, और उपराष्ट्रपति हमारे जो हैं अभी जगदीप धनखड़ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से क्या होता है? तो ये होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की अधिक आयु का होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। और वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ योग्यता होनी चाहिए, ना कि वो किसी संसद के सदन का सदस्य होना चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और अभी कुछ संशोधन के तहत ये प्रक्रिया हटा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो ये हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बात करें राष्ट्रगान की तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान के जो लेखक हैं वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करते हैं उपराष्ट्रपति जी, जो कि अभी हमारे जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हैं। और बात करें राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, और भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी जो हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है वो पदेन सभापति होता है, इसीलिए राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस संविधान के से लिया गया है? तो ये लिया गया है उस समय के USSR से, सोवियत संघ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो ये भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और बात करें भाग 1 की तो इसमें राज्य और राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है। और भाग 3 में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और भाग 4 में DPSP राज्यों के नीति निर्देशक तत्व,
ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी प्रस्तावना पर हुआ था? तो ये हुआ था कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ये जो DPSP जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, और ब्रिटेन से राष्ट्रपति की प्रक्रिया ली गई है, राष्ट्रपति का पद, और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है हमारा, 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये जो 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वशासन से है, जो कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, तब इस अनुसूची को जोड़ा गया था। और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और बात करें 12वीं अनुसूची, तो इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। अगला प्रश्न है हमारा, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो अभी हमने आपको बताया ये किया गया है 12वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 21A में है। और बात करें अनुच्छेद 19 की, तो ये जो है बोलने की अभिव्यक्ति, और अनुच्छेद 20 में अपराधों के सज़ा के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 24 में 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों में काम करने के लिए निषेध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 32 में। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और 124 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज संगठन के बारे में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है 40 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, आप लोग रट लीजिए बिल्कुल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो ये जो संख्या है वो हाल फिलहाल में तो 11 है, और इसके पहले 10 थी। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 148, 148। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सदन के बैठकों के लिए गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? तो ये जो है 1/10 गणपूर्ति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आप लोग अगला प्रश्न रीड कीजिए। संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है मौलिक और विधिक अधिकार दोनों के। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब ये जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, अब कुल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। अब ये अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है, अब ये कानूनी अधिकार है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से किस अधिनियम की कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हमारी सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अभी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये की गई थी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? ये हमने अभी आपको बताया है 1919 एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति निम्नलिखित में से कौन प्रेरित करती है? तो ये जो करती है भारत सरकार अधिनियम 1935। और आपको बता दें जो हमारा संविधान है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 यानी सबसे ज़्यादा जो प्रावधान है वो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? तो ये बनाया है चार्टर एक्ट 1833। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसको दी गई थी? तो फ्रेंड्स, ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। और बाई चांस अगर गवर्नर जनरल ऑप्शन नहीं होता है तो वहाँ पे केंद्र सरकार भी टिक कर सकते हैं, केंद्र सरकार होता है, नहीं तो फिर संघ होता है तो संघ आप लोग टिक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो हमने आपको ये पहले भी बता दिया है, ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। और वहीं सी राजगोपालाचारी जो थे वो पहले गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो राष्ट्रपति थे, हमारे राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, जो कि संविधान सभा द्वारा नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो अभी हमने आपको बताया ये सीधे जनता द्वारा यानी संविधान सभा द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जो कि इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो दिल्ली के अंदर हुई थी। और इसमें सच्चिदानंद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब किया गया था? तो ये किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभी हमने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की सम्मुख
संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और वहीं बात करें, वी.एन. राव जी ने जो है हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, और भीमराव अंबेडकर जी थे, वो हमारे संविधान को लिखा था उन्होंने। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के निम्नलिखित में से कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये टोटल कुल 12 अधिवेशन हुए थे। पहला 9 दिसंबर को हुआ था, और अंतिम जो हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को निम्नलिखित में से कितना समय लगा था? तो ये आप सभी जानते हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति निम्नलिखित में से कितने अन्य सदस्य थे? तो ये कुल 6 अन्य सदस्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से कब स्वीकार किया? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ? तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सभी लोग, कई बार ऐसा होता है कि 26 जनवरी 1950 टिक करके चले आते हैं, जो कि गलत होता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? जो कि अभी हमने बताया आपको, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था, जिसे गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था हमारे ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुए थे? तो ये हुए थे बम्बई प्रेसिडेंसी से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 1891 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी डेथ हो गई। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था दोस्तों 1950 में हमारा। अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये एक अंग्रेज था, उसने कहा था, और ऑस्टन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ये सर्वोच्च है, संविधान। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और संविधान से भी ऊपर होते हैं भारत के लोग, संविधान से भी ऊपर होते हैं भारत के लोग। सेकंड नंबर पे आता है संविधान, उसके बाद आती है संसद, संसद के बाद आता है राष्ट्रपति, ठीक है, फिर आता है राष्ट्रपति, और फिर आती है सर्वोच्च न्यायालय। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार जो है सीरीज बनाने के लिए दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और यूनाइटेड किंगडम से जो है राष्ट्रपति पद लिया गया है। यूएसएसआर से जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और पंचवर्षीय योजना ली गई थी, और ऑस्ट्रेलिया से जो है हमारी सूचियाँ ली गई हैं, समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?